अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अरकम। और जैसा कि आप लोग तमाम बच्चे ये बात जानते हैं कि हमने अपनी जो है वो पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो कि हम किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस कर रहे थे, इस किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो चीज़ें जो टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली हमारे पास क्या था, वो बेसिकली हमारे पास फाइलम निडेरिया था। देखिए बच्चों, रही बात फाइलम निडेरिया की कि व्हाट इज़ फाइलम निडेरिया, और फाइलम निडेरिया के अंदर आपने क्या क्या और किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था वो मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बता चुका था। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने उनकी क्लासेस भी आपको बता ही दी होंगी कि भाई हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ अकॉर्डिंग टू द सेलुलैरिटी और नॉन सेलुलैरिटी और फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हमने इनको ऐसे डिवाइड किया था। तो जो समझाने वाली बात है मेरा बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि ये किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो देखिए, हमने इन तमाम चीज़ों की बात कर ली। जब बच्चों इन तमाम चीज़ों की हमने बात की थी तो आज की क्लास के अंदर हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए फाइलम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो बात समझाने वाली है वो दरअसल ये है कि आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ। वो बात क्या है? वो बात दरअसल ये है बच्चों कि जब आप इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हो, दैट इज़ हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, ये निडेरिया की क्लासेस थी, तो इसके अंदर एक चीज़ आती थी दैट इज़ कॉल्ड कोरल रीफ। देखिए, मैं हर चीज़ को इतनी बेसिक पॉइंट करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं, और कोई भी सवाल या कोई भी MCQ से रिलेटेड आए आपके पास तो यू पीपल आर जस्ट बी प्रिपेयर्ड अबाउट ऑल द स्टफ दैट इज़ रिटन इन योर बुक। तो ये बहुत आसानी से आपके वो सारे MCQs और तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने में मदद करेगा। तो जो यहाँ पे हमारे पास बात आती है, दरअसल वो क्या आती है उसको ज़रा समझिएगा। वो बच्चों, हमारे पास कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं कि हम कुछ बेसिक बातें आपको समझाना चाह रहे हैं। वो जो बेसिक बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, वो कैसी हैं, किस तरह की हैं, वो है हमारे पास कोरल रीफ। उम्मीद है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर 5 होगा। लेकिन यहाँ पर जो बात हमारे पास आ रही है बच्चों, वो क्या है? वो है अबाउट कोरल रीफ। ठीक है, अगर आपसे पूछूँ मैं व्हाट डू यू मीन बाय कोरल रीफ, ये क्या होता है? देखिए बच्चों, कोरल रीफ के बारे में कुछ बातें हैं जो समझाई जाती हैं और कुछ बातें हैं जो बताई जाती हैं कि व्हाट आर कोरल रीफ, किस तरह से होते हैं कोरल रीफ। सही है। अच्छा, यहाँ बात ये आती है बच्चों, जो हमारे पास निडेरियंस होते हैं, सही है, निडेरियंस की मैं बात करूँ जिनको आप कहते हैं सीलेंट्रेटा, तो बहुत सारे निडेरिया या सीलेंट्रेटा ये अपने अंदर से सिक्रीट करते हैं बच्चों कुछ केमिकल्स। ठीक है, ये अपने अंदर से कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों, जो ये केमिकल सिक्रीट होते हैं ये बेसिकली हार्ड होते हैं। ठीक है, और हार्ड होने के साथ साथ इट प्रोवाइड protective covering around animal। तो ये एनिमल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ाकर रखते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता ये है कि इस प्रोटेक्टिव कवरिंग की बहुत डिफरेंट साइज़ होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप होती है और उनकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है, और इन पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम नाम देते हैं कोरल्स का। समझ आई बात? इन पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम नाम देते हैं बच्चों कोरल्स का। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली? ये बेसिकली इनको आप नाम देते हैं कि दीज आर लाइम स्टोन रिचेस। रिचेस पता है ना आपको क्या होती है? रिच पता है आपको क्या होती है? ये ऐसी एक रिच होती है। देखें ये जो बन रही है ना, देखें आपके सामने ये दिस इज अ रिच, ये रिच रिचेस होती है जो सरफेस ऑफ सी के ऊपर मौजूद होती है। तो आपने कह दिया फाउंड ऑन सरफेस of
सी। तो ये जो है बच्चों वो सी की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद ये कहा जाता है यहाँ पर डिफरेंट वेरियस सिक्रीशंस को हम कंबाइन करवाते हैं, यानी बेसिकली कंबाइन हुए होते हैं। और ये ज़्यादातर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और अगर मैं आपको ये बात बताता चलूँ ये कि ऑस्ट्रेलिया में जिसको बेसिकली जो नाम दिया जाता है वो ग्रेट बैरियर रीफ का नाम दिया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है बच्चों, ज़रा दिमाग में रखिएगा। और कुछ रीफ ऐसे होते हैं जो केमिकल यानी कि जिसको आप केमिकल्स नहीं, आप ऐसे कहते हैं कि जो बेसिकली हमारे पास किस में काम आते हैं, जो ड्रग्स बनाने में काम आते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, का नाम है मरजान। ये एक रीफ है यानी कोरल रीफ है जो कहाँ मौजूद होता है बच्चों? जो बेसिकली मौजूद होता है हमारे पास, आपका अल्लाह भला करें, ये किस में बेसिकली आता है? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इन सब के लिए ये इस्तेमाल होता है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जिन कंट्रीज़ के अंदर, जिन कंट्रीज़ के यानी सी शोर्स पर, जिन कंट्रीज़ के अंदर ये कोरल मौजूद होते हैं ना, अभी मिसाल है कि मैंने ये बात बोली कि ये मेरे पास पूरा सी है, ठीक है ना, और कोरल जो है मिसाल है कि यहाँ मौजूद है किनारे पर। मिसाल है ऐसे, ठीक है। अब बात यह है कि कोरल इस जगह पे मौजूद है। आपने अक्सर देखा होगा शिप के एक नक्शा होता है, मैप होता है। तो जब भी कभी कोई आप जाते हैं तो आपके हाथ में एक नक्शा मौजूद होता है, मैप होता है। उस मैप को आप फॉलो करते जाते हैं और आप उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर आपको जाना होता है। तो सर शिप में नक्शे की क्या ज़रूरत है? बोलते जाएं कि भाई आप बिल्कुल नाक की सीध में चले जाओ, ऐसे सीधा तो आप यहाँ पहुँचोगे, लेफ़्ट पे बिल्कुल सीधा चले जाओ तो यहाँ पहुँचोगे, राइट पे आप सीधा चले जाओ यहाँ पहुँचोगे। तो ये ऐसे भी तो कर सकते थे। उन्होंने कहा हाँ ये भी कर सकते थे, लेकिन अब ज़रा समझिएगा, मामला दरअसल कुछ दूसरे हैं। क्या मतलब? होता ये था कि ये रीफ मौजूद होता था। अब अगर कोई शिप यहाँ से जाती है, मिसाल है ये एरिया हमारा, ये पाकिस्तान का एरिया, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ पाकिस्तान, मिसाल है ये पूरा एरिया। अब होता ही है, अब मैं आपको ये बात बताना चलूँ कि ये, और ये एक्चुअल ऐसा ही है कि हमारे यहाँ पर कोरल रीफ मौजूद नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या? जितनी भी हमारी पास अगर कोई मिसाल है कंट्री इधर मौजूद है, यानी ये चाइना मिसाल है, ये इज़ द चाइना, ये मेरे पास क्या मौजूद है? दिस इज़, तो इनकी जो शिप्स होती हैं बच्चों, ये बस यहीं पे ही आती हैं, यानी कि ये शिप जाएगी, यहाँ चले गई और यहीं से वापस आ गई, बस इससे आगे इनकी शिप नहीं आती। लेकिन अगर पाकिस्तान में शिप आनी होती तो अगर यहाँ से मूव करी तो मूव करके बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द सी तक आ जाती है। ऐसा ही है। तो सर इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जो शिप, बड़ी एक शिप आती है वो यहीं से जाती है यहाँ कॉर्नर तक और यहाँ पे यहाँ कॉर्नर तक, ठीक है। जो भी कहीं से भी किसी कंट्री से भी पाकिस्तान आ रहा है डायरेक्टली सी शोर तक आ जाता है शिप को लेके। तो पाकिस्तान क्या करता है, जितने इंपोर्ट होते हैं, यानी जो भी इंपोर्ट हुई होती है वो तमाम इंपोर्ट को अपने पास यहीं से अनलोड करना शुरू कर देता है और ये सब पाकिस्तान में आ गया। ऐसा ही है। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ जिनके किनारों पर कोरल रीफ मौजूद है वो क्या करेंगे?
उनका मसला मसाइल ये होता है बच्चों कि वो जो रीफ होता है ना, वो रीफ यहाँ कॉर्नर पे है। तो अब चाइना यानी इसकी शिप यहाँ से आगे आ ही नहीं सकती। अब क्या किया जाए भाई? तो अब यहाँ से छोटी छोटी शिप्स को भेजते हैं और वो छोटी छोटी शिप्स जाती हैं, अनलोड करती हैं, फिर वापस ले आती हैं। तो इससे इकॉनमी इनकी बहुत, मतलब इनके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं इससे, तो इकॉनमी इससे फिर डाउन होती है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि जो बेसिक कोरल है, अगर आप कोरल की बात करते हैं तो ये कोरल इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ पर अगर आप गवादर की साइड पर देखें, अगर आप यहाँ गवादर की बात करते हैं ना, तो गवादर की साइड पर कोरल रीफ मौजूद नहीं है। तो अब कोरल रीफ मौजूद नहीं है तो सारा का सारा जो इंपोर्ट होता है सब्सटेंसेस, और तमाम कॉर्नर पे आ जाता है, फिर वहाँ से आप अनलोड कर देते हैं। समझ आई बात? तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सारा तरीका है। या फिर क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने किया क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। बहुत सारे कंट्रीज़ ने किया ये होता है कि वो जो कोरल होता है ना, सुनिएगा बच्चों, कोरल को, मतलब कोरल की, अब जैसे यहाँ पर सारा चाइना का ये हाल है, मतलब एक जनरल बता रहा हूँ, मैं अपनी अजम्पशन से बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि ये चाइना की हाल है। तो चाइना क्या करता है, एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर डेवलप कर देता है यहाँ तक, जहाँ से शिप यहाँ पर रुकती है और शिप के ऊपर से सारा सामान अनलोड होता है, गाड़ियों के थ्रू रोड से पास हो जाता है। तो मतलब ये वाले तरीक़ेकार भी हैं। तो कहने का मतलब ये बच्चों के कोरल्स जो होते हैं वो ये तमाम काम करवाते हैं, और इस तरीके से हमारे पास कोरल रीफ का मामला होता है, ठीक है ना। और ये सारा का सारा कोरल रीफ कौन बनाता है बच्चों? ये कोरल रीफ जो बना रहे होते हैं हमारे पास, ये कौन होते हैं बच्चों? ये तमाम हमारे पास जो होते हैं, ये फाइलम निडेरियंस के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। दीज आर फाइलम निडेरियम। अच्छा, कोशिश करते हैं इसको मिटा दूं ताकि फिर मैं आपको जो है वो प्लेटी हेलमिंथीस पढ़ा सकूं, ताकि वो आपके काम आ जाए एग्जैक्ट। अच्छा, इसको ना ज्वेलरी पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कोरल इसको, क्योंकि ना ये स्टोन्स हैं, और स्टोन्स फिर आपको पता है कि ऑर्नामेंटल पर्पसेस, ज्वेलरी पर्पसेस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी स्टोन आप पता है आपको कि भाई ये हार्ड स्ट्रक्चर है तो जो इस्तेमाल हो जाता है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद फिर देखिएगा बच्चों, फिर होता ही है कि अगर हम बात करते किसकी, एक नए फाइलम की, दैट इज फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस की। व्हाट डू यू मीन बाय फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस? कैसा होता है, किस तरह से होता है? देखें बच्चों, जब भी कभी हम फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस की बात करते हैं तो कहा जाता है कि फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस के वर्ड को आप ब्रेक डाउन करें। वर्ड ऐसे ब्रेक डाउन होता है और बन गया प्लेटी और बन गया हेलमिंथीस। ये टूट गया, तो आप कह रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड प्लेटी हेलमिंथीस। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया जाता है कि प्लेटी का मतलब होता है कि भाई जो फ्लैट हो, सही है ना, जो हमारे पास फ्लैट हो उनको आप नाम देते हैं प्लेटी का। हेलमिंथीस बेसिकली हमारे पास वर्म का नाम है। तो यहाँ कहा जाता है कि फ्लैट वर्म कहा जाता है, या कहा जाता है रिबन शेप वर्म, रिबन शेप वर्म कहा जाता है, सही है। या रिबन शेप वर्म कहा जाता है या फ्लैट वर्म कहा जाता है। और क्या होता है? और होता ये है कि डॉर्सो
वेंट्रली फ्लैटेंड है। और डी मीन बाय डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड? देखो बच्चों याद रखना, डॉर्सो का मतलब होता है बैक और वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट। समझ आ गए? तो या तो आगे और पीछे से फ्लैट होगा, यानी बैक और फ्रंट से ये कंप्रेस हो जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस या डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है बच्चों? अच्छा, उसके बाद क्या बताया जाता है कि इसका जो लार्वा होता है रिजेंबल करता है निडेरिया के लार्वा से, इसीलिए इसके लार्वा को लिए लार्वा ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस रिजेंबल with the larva of किसके लार्वा के साथ? निडेरिया। और बच्चों निडेरिया का लार्वा कौन सा होता है? तो नाम दिया जाता है प्लैन्यूला लार्वा। प्लैन्यूला लार्वा। ठीक है, इनके लार्वा को क्या नाम दिया जाता है? बेसिकली निडेरिया के लार्वा को नाम दिया जाता है प्लैन्यूला लार्वा। अच्छा, यहाँ क्या बताया जाता है? यहाँ होता है कि अगर हम इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर छोड़े, हम इसको कहते हैं कि मैं अगर एक जनरल बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा समझिएगा बच्चों। मैंने एक बहुत ही बेसिक बातें आपके सामने रखता चल रहा हूँ। मैंने आपको ये बात बोली कि इसका लार्वा तो हमने बता दिया। अब होता ये है कि मैं इसके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूँ। तो अगर मैं इसके डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूँ, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होता है? बच्चों देखिएगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये हमारे पास प्लैनेरिया है। इसके अंदर एग्जाम्पल में प्लैनेरिया आ जाता है। ठीक है बच्चों, प्लैनेरिया ये आ गया। और प्लैनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, याद रखिएगा बच्चों, सैक लाइक होता है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सैक लाइक डाइजेस्टिव, यानी एंट्री एंड एग्जिट आर फ्रॉम सेम साइड। एंट्री और एग्जिट जो है वो सेम साइड से हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको और समझा रहा हूँ, वो क्या है? माउथ ओपन इनटू जीआईटी। माउथ का ओपन हो रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्टली, बट देयर इज नो एनस, कोई एनस मौजूद ही नहीं। ठीक हो गया बच्चों? तो जब इनके अंदर कोई एनएस मौजूद नहीं है तो माउथ एंटर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताता भी आया था एक दफ़ा, तो मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है बच्चों। ये पूरी की पूरी हमारे पास इंटेस्टीन है। इस इंटेस्टीन के हवाले से बताया जाता है कि ये देखिएगा, ये इसका माउथ है। माउथ एंटर हो रहा है, यानी अगर आप ये देखें, माउथ जो है आपका इसका एंटर होता है फेरिंग्स में। ठीक है, और फेरिंग्स के बाद डायरेक्टली चले जाता है इंटेस्टीन। ठीक है,
फिर इंटेस्टिनल ब्रांचेस आती हैं, और ब्रांचेस के बाद बच्चों डायरेक्टली आ जाता है डाइवर्टिक्यूला। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मेरा मैसेज आता है, सर व्हाट इज़ डाइवर्टिक्यूला। तो बेसिकली बच्चे देखिएगा कि मैंने कहा ये माउथ एंटर हुआ फेरिंग्स में, फेरिंग्स एंटर हुआ इंटेस्टीन में, इंटेस्टीन से ब्रांचेस में, यानी फूड आता है, और ब्रांचेस में आने के बाद यहाँ से जो इसकी एक्सटेंशन होती है ब्रांचेस की, दैट आर कॉल्ड द डाइवर्टिक्यूला। दिस इज कॉल्ड द डाइवर्टिक्यूला। अच्छा बच्चों, ये तो चले आपने बात की, यहाँ भी बताया जाता है, यहाँ बेसिकली आप लोग ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई ये जो जानदार है, ये जो ऑर्गेनिज़म हमारे पास है, इस ऑर्गेनिज़म की ख़ास बात क्या है बच्चों? इस ऑर्गेनिज़म की ख़ास बात ये होती है कि ये चपटा सा है, पतला सा है, फ्लैट वर्म, फ्लैट है, बिल्कुल ही लंबा है। अब यहाँ पर और क्या क्या बातें आती हैं, एक दफ़ा इनको डिस्कस करते चलते हैं। इनको डिस्कस करते हुए बच्चों यहाँ बातें क्या बताई जाती हैं, ध्यान से सुनना है आप सब ने बच्चों। यहाँ बताया जाता है कि जैसे ही मैंने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया तो आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये हमारे पास होता है यूमेटाज़ोआ। इसका मतलब ये है दे हैव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। क्लियर है? तो हमने कह दिया दे हैव ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, दोनों चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, मौजूद हैं। सही है। अब और आगे की चीज़ों को समझते हैं। जब आपने कहा कि इनके अंदर ऑर्गन मौजूद है, ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, तो ये कहा जाता है कि इनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ तो नहीं लिखता, ऊपर लिख देता हूँ, इनकी बात आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बच्चों देखो, जब भी कभी मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करता हूँ ना, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये खाता क्या है। पहली बात तो ये कि भाई ये प्लेनेरिया ज़्यादातर कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, और ये जो है बच्चों एक्वेटिक है, पहली बात। अच्छा, अब जब ये एक्वेटिक है तो कार्निवोरस मतलब गोश्त खाएगा, स्मॉल इंसेक्ट को खाता है। अब एक्वेटिक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है बच्चों उसका, वो होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, दिस इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद मौजूद है प्रोटोनेफ्रीडिया। अगर आप प्रोटोनेफ्रीडिया को देखें तो उस प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड द फ्लेम सेल्स। उन सेल्स को किसका नाम दिया जाता है? फ्लेम सेल्स का। ये जो बच्चों फ्लेम सेल्स होते हैं ना, ये फ्लेम सेल्स, यानी ये देखिए ये प्रोटोनेफ्रीडिया रन कर रहा है और इनमें ये एक सेल मौजूद होता है इस तरीके का। यानी अगर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर में बताता चलूँ थोड़ा सा, ये देखिए कि ये मेरे पास अगर एक, ये इधर साइड में इस तरह से रॉड्स रन कर रही होती हैं दो, ठीक है, और ये रॉड्स समझे ये लंबी रन कर रही हैं, और यहाँ पर इस दिस इज़ द फ्लेम सेल, ये हमारे पास फ्लेम सेल्स होते हैं, और इन फ्लेम सेल्स के अंदर जो है ये सीलिया मौजूद होता है। अच्छा, फ्लेम क्यों कहा जाता है? जब सीलिया मूव करते हैं बच्चों तो ऐसा लगता है कि बर्निंग फ्लेम की तरह से, कि जैसे जो फ्लेम है ना वो बर्न कर रहे हैं, सीम्स लाइक बर्निंग फ्लेम, दीज आर द सीलिया। कहा जाता है
कि प्रोपेल itself like a burning flame. Propel itself like a burning flame. जलते हुए फ्लेम की तरह से ये बर्न कर रहे होते हैं। सही है। अब यहां पे क्या बताया जाता है, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट आपने कह दिया। सर्कुलेटरी सॉरी बच्चों, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। तो ये तमाम सिस्टम जो है वो एब्सेंट होते हैं, ये मौजूद नहीं होते। अच्छा भाई, फिर क्या होता है, फिर इनमें ये बताया जाता है जब इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका एब्सेंट है। अब क्या बात है, और क्या चीज़ें बच्चों, और चीज़ें ये आती हैं कि इनके अंदर रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट। अच्छा, ये तो हमने बात की रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, जो सबसे पहले नर्वस सिस्टम आए ना, वो आया निडेरिया में, सही है, और अब इनमें आया रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम, सही है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम इनके अंदर मौजूद है, तो इस रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम के मौजूद होने के बाद इनके अंदर और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो क्या, वो है ये कि भाई निडेरिया में नर्वस सिस्टम आया तो प्लेटिहेलमिन्थेस में थोड़ा सा मतलब मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर आना शुरू हो रहा है। फिर होता क्या है, उसको ज़रा समझना। होता दरअसल ये है कि हमने रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम, इन तमाम नर्वस सिस्टम की बात की। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई डेवलप ऑर्गेनिज्म है थोड़ा, तो दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और देखें, बाइलैटरली सिमेट्रिकल, और क्या होता है, और ये होता है एसीलोमेट। अच्छा देखें, मैंने ना तीनों चीज़ें एक साथ लिख दी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलैटरली सिमेट्रिकल और एसीलोमेट। क्या मतलब है इन बातों का? इन बातों का दरअसल मतलब ये कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है अगर आप इसको बीच से किसी भी एक्सिस से कट करो, यानी बीच से कट करो, किसी भी एक्सिस से नहीं, बीच से कट करो वाई एक्सिस पे, तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, लाइक ह्यूमन। ऐसे कट करो तो मॉर्फोलॉजिकली 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे ऑन सिमेट्री। एसीलोमेट का मतलब ही क्या है? विदाउट सीलोमिक कैविटी कहा जाता है, विदाउट सीलोमिक कैविटी। तो इनके पास सीलोमिक कैविटी भी नहीं होती, दैट इज़ वाई वो कहते हैं एसीलोमेट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये तो चलो आपने बात कर ली। अच्छा, बेसिकली ये ज़्यादा हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब होता है कि दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी के अंदर मौजूद है। तो आपने कह दिया कि भाई फ्लैट वर्म आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि
both sexes are found in same body. हेट्रोफ्रोडाइट, इसको आप डाइजेनिक भी कहते हैं, सॉरी मोनोजेनिक, एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, या मोनोइशियस, जो जैसा भी आप प्लांट में कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये होता है कि एक ही उसमें। अब ये कुछ जो है ना पैरासाइटिक, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी मैं इधर इनकी उसके बारे में बता भी सकता हूँ। चलिए इसको मिटाता हूँ तो फिर उसमें बताता हूँ नेक्स्ट में। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है बच्चों, इसको जो है ना ध्यान से सुनना है आपने। अच्छा, तो हमने ये बता दिया कि भाई हमारे पास ये जो है वो पैरासाइट्स भी होते हैं। अच्छा, अगर मैं इनकी पैरासाइटिक बात करूं कि ये पैरासाइट्स भी होते हैं, तो ये पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं। कहा जाता है कि ये या तो इंटरनल पैरासाइट्स हैं या फिर ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं। सही है, या तो ये इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं या तो ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? इंटरनल पैरासाइट का मतलब होता है जो इनसाइड द होस्ट है, रह के अपना फूड ले, और एक्सटर्नल पैरासाइट जो कि आउटसाइड द होस्ट है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल। तो बच्चों यहाँ पर दो तरह के पैरासाइट्स आ गए। वन इज, सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गई थी वीडियोस के अंदर, एनीवेज हम इसी से यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। बेसिकली हमने ये बात की कि दो तरह की हमारे पास चीज़ें थी, एक कहलाती है इंटरनल एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल पैरासाइट्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो होस्ट के अंदर हैं। एक्सटर्नल वो होते हैं जो आउटसाइड द होस्ट है, ठीक है ना। इसी तरीके से इन पैरासाइट्स की और क्लासिफिकेशंस आती हैं कि हमने यहाँ पर कहा कि अगर हम यहाँ पैरासाइट्स की बात करते हैं तो बच्चों जो पैरासाइट्स होते हैं ये दो तरह के। अच्छा, पहले तो बहुत सारे बच्चों, आई एम सॉरी बताना भूल के, व्हाट आर पैरासाइट्स। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन अगर है। पैरासाइट्स वो होते हैं, ये एक एसोसिएशन है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म in which one gets benefit and other gets harm। तो ये होता है हमारे पास पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो है बच्चों वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। इसमें एक कहा जाता है मोनोजेनिक और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड डाइजेनिक। तो बच्चों एक होता है हमारे पास क्या, फर्स्ट इज कॉल्ड द मोनोजेनिक एंड सेकंड इज कॉल्ड द डाइजेनिक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोजेनिक, बच्चे मोनोजेनिक क्या होता है? मोनोजेनिक में होता ही है इन विच वन होस्ट कैन बी used
कंप्लीटिंग द साइकिल। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा कंप्लीटिंग द साइकिल, मतलब कि भाई अपने ऑफस्प्रिंग बनाने वाली बात आ गई, ठीक है। इसमें अगर एक होस्ट फ़ायदा दे रहा है तो एक ही पे ही पूरी की पूरी साइकिल चल रही है, दैट इज़ सिंपली कॉल्ड द मोनोजेनिक, ठीक है बच्चों। और अगर यहाँ रही बात डाइजेनिक की, अगर यहाँ बात आती है किसकी बच्चों, डाइजेनिक की, डाइजेनिक में होता है कि भाई टू होस्ट आर रिक्वायर्ड, में दो होस्ट रिक्वायर्ड हो ना भाई, दैट इज कॉल्ड द डाइजेनिक, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने बात की किसकी बच्चों, ये हमने एक जनरल बात कर ली थी मोनोजेनिक और डाइजेनिक। अच्छा, उसके बाद होता है कुछ पैरासाइटिक एडेप्टेशंस। कुछ क्या होती है बच्चों, पैरासाइटिक एडेप्टेशन। तो व्हाट अबाउट द पैरासाइटिक एडेप्टेशन। बच्चों देखो, जब भी कभी मैं पैरासाइटिक एडेप्टेशंस की बात करता हूँ, आपको ये बात पता है कि ये कहा जाता है एक्चुअली पैरासाइटिक एडेप्टेशंस का मतलब ये होता है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये किस तरह से अपनी पैरासाइटिक मोड ऑफ का काम करते हैं, किस तरीके से ये पैरासाइटिक एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर एक पैरासाइट बॉडी के अंदर है तो उसकी किस तरह की एक्टिविटी होगी, बॉडी से बाहर है तो किस तरह की एक्टिविटी होगी। देखें, अक्सर मैं ये बात कहता हूँ और अक्सर बच्चों के समझ में आती हैं ये बातें कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, और अगर वो बाहर है पैरासाइट लाइक मॉस्कीटो, उस मॉस्कीटो के बारे में बताया जाता है कि भाई वो एक ऐसा पैरासाइट है जो बॉडी के बाहर मौजूद है। तो उसके साइज़ को छोटा होना चलो ठीक है, लेकिन वो मॉस्कीटो या वो पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है उसके साइज़ को तो बहुत छोटा होना चाहिए, बिकॉज उसको कहीं ऐसा ना हमारी बॉडी जो है उसके WBCs उसे मारना शुरू कर दें। तो जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं या जो कि एंडो पैरासाइट्स होते हैं उनके साइज़ को बहुत रिड्यूस होना चाहिए। तो इनके, क्योंकि ये दोनों तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स जिसको आप कहते हैं। तो पैरासाइट्स में सबसे पहली बात ये होती है कि भाई इनके एडेप्टेशन में इनके पास मौजूद होने चाहिए हुक्स। हुक्स क्यों होने चाहिए? फॉर द अटैचमेंट of platyhelminthes with किसके साथ? होस्ट, और वो होस्ट कोई भी हो सकता है। दूसरे होने चाहिए इनके पास क्या बच्चों, जिसको आप कहते हैं सकर्स। इनके पास मौजूद होने चाहिए सकर्स। सकर्स क्यों चाहिए? सकर से क्या करेंगे? ये सकिंग द, क्या सक करेंगे बच्चों? ब्लड और द फ्लूइड फ्रॉम होस्ट। अब ये फ्लूइड कौन सा होगा? न्यूट्रिटिव फ्लूइड होगा, सही है। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? साइज, या ऐसे नहीं कहें, स्मॉल साइज बॉडी कहते हैं, ज़्यादा अच्छा है, स्मॉल बॉडी साइज। ठीक है बच्चों, इनका ना बॉडी साइज स्मॉल होना चाहिए। जो बॉडी साइज स्मॉल होगा तो उससे क्या होगा, जैसे ही बच्चों इनका बॉडी साइज स्मॉल होगा, और क्या पॉइंट आता है, तो कैन स्किप
from the eye of immune response from host. Yeah, response of host, यानी ये होस्ट के पास से अगर इनका साइज़ छोटा होगा तो कैन ईजिली बी रिमूव, जिसकी वजह से कुछ में देयर एलिमेंट्री कैनाल कैन बी रिड्यूस कह दें या रिमूव कह दें। सही है बच्चों, तो ये तमाम बातें आती हैं। अच्छा, उसके बाद होता है कि हमने कह दिया कि ये तो चलें, हमने इसकी बात करी है। अब हम इनकी बात करते हैं बच्चों, इनकी क्लासेस की। इनकी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। तो इनकी क्लासेस बच्चों 3 तरह की होती हैं। पहली होती है दैट इज़ कॉल्ड टर्बिलेरिया, दूसरी होती है ट्रेमाटोडा, तीसरी होती है कैस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा और कैस्टोडा। अगर मैं टर्बिलेरिया की बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म, जिसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है, जिसकी एग्जाम्पल में हमारे पास कौन आ जाता है बच्चों? प्लेनेरिया। ट्रेमाटोडा बच्चों, अगर मैं इन ट्रेमाटोडा की बात करूं तो ट्रेमाटोडा की डेफिनेशन में ये बात बताई जाती है कि ये हमारे पास एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जाता है कि एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स तो हैं, यानी मैंने यहाँ कह दिया यार एक्टो एज वेल एज एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है फैसियोला हेपेटिसी। फैसियोला हेपेटिसी इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है बच्चों। सही है, एक्टो और एंडोपैरासाइट। और अगर बच्चों हम बात करते हैं फिर किसकी? कैस्टोडा। कैस्टोडा जो होता है बच्चों, ये हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एंडोपैरासाइट कहलाता है। सही है, ये हमारे पास एंडोपैरासाइट है। सही, इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास टेनिया सैजिनेटा। ये जो होता है ना ट्रेमाटोडा, ये बच्चों शीप ऑफ लेबर के अंदर डिजीज़ कॉज करता है या वहीं मौजूद होता है। ठीक है, ये ऐसा ना कहो, लिवर ऑफ शीप। ठीक है, और टेनिया सैजिनेटा ये कहाँ मौजूद होता है? इसको आप बीफ, अनकुक्ड बीफ के अंदर मौजूद होता है, बीफ टेपवर्म। अक्सर ऐसा होता है ना कि गोश्त को अगर आप बाहर रहने दो तो उसके अंदर स्मॉल से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, उनको हम नाम देते हैं किसका? टेनिया सैजिनेटा का। तो समझाने वाली बात क्या है बच्चों, वो ये है कि ये पूरा हमारे पास एक फाइलम हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस।
तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थेस किस तरह का स्ट्रक्चर है, पेपर में किस तरीके से आता है। देखो बच्चों, इनको पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, अब मैं आपको ज़रा समझाता चलूँ। बहुत आसान सा तरीक़ाकार है इनको पढ़ने का। पढ़ना आपने इस तरीके से कि आपने बुक लेनी है और इमेजिन करना है अपने दिमाग में प्लेनेरिया, जो मैंने बनाया था आपके सामने। प्लेनेरिया को आपने इमेजिन किया और इमेजिन करने के बाद अब आपने देखा कि यार ये तो फ्लैट बॉडी है, फ्लैट शेप बॉडी है, बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, यानी बाईलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर से मिलके बना है। उसके बाद आपने कह दिया जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है तो और क्या, और बताया गया कि सर ये जो है डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, इसका माउथ और एनस अलग अलग जगह पर नहीं, एक ही जगह पर है। माउथ जहाँ से एंटर होता है वहीं से एंड होता है। मुझे भेजो, भेज दिया और बच्चों मुझे भेजो ना, डाल दिया, मुझे ही भेज दो। तो ये सारा चक्कर होता है। तो अब जब ये वाली सारी कहानी हो गई तो वो अब आपने कहा कि 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद और क्या पॉइंट हो रहा है, और पॉइंट ये हो रहा है कि भाई इसके अंदर फिर आपने क्या डिस्कस किया था, ब्रांच बॉडी होती है इनकी। ब्रांच बॉडी के साथ साथ आपने कहा कि भाई माउथ एनस एक ही जगह पर होता है, नो एनस यानी एक ही ओपनिंग होती है बॉडी की। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों आप खुद ही अपने तौर पे पढ़ के बड़े आराम के साथ इनको डिस्कस कर सकते हो। इनमें कोई पर्सनल कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है फाइलम, बच्चों खामखाई इसको एक हवा बनाया हुआ है कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। देयर इज़ नो थिंग डिफ़िकल्ट इन द फाइलम। आपने सिर्फ करना यही है कि अपने पास बैठ के अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है। जो हो मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों के मैसेज भी मेरे पास आते हैं, मैं हर वीडियो के एंड में ये बात कह रहा होता हूँ, आप मुझसे पूछिए, जो इशू है आप मुझसे डिस्कस कीजिए बच्चों। तो बाकी चीज़ों को हम इधर ही रखते हैं और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फाइलम हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।